दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रशियन मिग-41 फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो रशिया का एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। ये रशिया का एक 6th जनरेशन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। इसके बारे में ऐसे दावे हैं कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट मैक 5 की स्पीड को अचीव कर सकेगा और आउटर स्पेस में भी ऑपरेट कर सकेगा। इसमें लेज़र सिस्टम्स होंगे और इसके साथ ही ऐसी मिसाइल्स होंगी जो कि हाइपरसोनिक वेपन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेंगी। तो चलिए जानते हैं इस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में, और ये भी जानते हैं कि इसके बारे में जो दावे हैं वो कितने सही हैं और ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 2013 से ही मिकोयन डिज़ाइन ब्यूरो एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा है, जिसके बारे में रशिया के क्लेम्स हैं कि ये मैक 5 की स्पीड को अचीव कर सकता है। रशिया के पास अभी पुरानी हो चुकी मिग-31 फाइटर जेट्स की फ्लीट है, जिसको एक रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए एक नए लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है। जो नया फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया डेवलप करना चाहता है वो मिग-31 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड होगा, और जो मिग-31 फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया के हैं वो 2028 तक रिप्लेस होने शुरू हो जाएंगे, और तब तक इस नए फाइटर एयरक्राफ्ट को भी इंडक्ट करने का प्लान है। मिग कॉरपोरेशन के हेड ने 2017 में एक डिफेंस एग्जीबिशन में ऐसा क्लेम किया था कि ये एक बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज होंगी और जो पूरे रशियन होमलैंड को प्रोटेक्ट कर सकेगा। उनका कहना है कि ये हमारे पूरे देश को तो प्रोटेक्ट करेगा ही, लेकिन इसके साथ ही इसकी डेवलपमेंट के बाद हम इसे एक अनमैन्ड प्रोजेक्ट में भी कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे देश अभी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और यूके जैसे देश शामिल हैं, और अभी रशिया ने भी अपने ऐसे प्लान्स दुनिया के सामने रखे हैं। एक रशियन न्यूज़पेपर का दावा है कि जो मिग-41 एयरक्राफ्ट होने वाला है वो ऐसा इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। इसमें मल्टी फंक्शनल लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बहुत सारी छोटी छोटी मिसाइल्स को कैरी करेगा, जिसके इस्तेमाल से ये हाइपरसोनिक वेपन्स को इंटरसेप्ट करने का ज़्यादा चांस रखेगा। इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए उस पेपर ने ये कहा है कि एक बार जब एक हाइपरसोनिक वेपन फायर हो जाएगा तो उसे जब रशिया के ग्राउंड रडार्स और अर्ली वार्निंग नेटवर्क इंटरसेप्ट कर लेंगे या डिटेक्ट कर लेंगे, तो मिग-41 एयरक्राफ्ट अपने इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्ग रेंज के ऊपर ही फायर कर देगा। इसके बाद ये मिसाइल छोटी छोटी मिसाइल्स में बढ़ जाएंगी जो कि प्रोजेक्टाइल को अटैक करेंगी। इसके साथ ही रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने यह भी बताया था कि जो मिग-41 एयरक्राफ्ट होने वाला है उसमें एंटी मिसाइल लेज़र का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर ऑपरेट कर सकेगा, और यहाँ तक कि ये आउटर स्पेस तक में ऑपरेट कर सकेगा। अभी तक जो हमने मिग-25 और मिग-31 एयरक्राफ्ट से देखा है वो ये है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट ही स्पीड्स के मामले में नए रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करते आए हैं, और सर्विस सीलिंग के मामले में भी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इन दोनों एयरक्राफ्ट के नाम में हैं। और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मिग-41 एयरक्राफ्ट डेवलप होगा तो तब ये एयरक्राफ्ट भी स्पीड के मामले में और सर्विस सीलिंग के मामले में नए रिकॉर्ड सेट करेगा, और दुनिया के पास इस एयरक्राफ्ट का कोई जवाब नहीं होगा। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन क्योंकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट इतनी ज़्यादा स्पीड वाला होने वाला है और इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ने वाला है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेल्थ इसके लिए एक एडेड फीचर होगा। लेकिन क्योंकि ये इतनी हाई स्पीड और इतनी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करेगा तो इसे ज़्यादा स्टेल्थीनेस की ज़रूरत बहुत कम होगी। इसकी मैक 5 की स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में आपके मन में भी सवाल होगा कि इतनी स्पीड एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अचीवेबल नहीं होगी, लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम चल रहा है। इसी टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका भी एक पैसेंजर जेट बनाने वाला है जो कि मैक 5 की स्पीड को अचीव करने वाला है। उसी टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है कि यही टेक्नोलॉजी मिग-41 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाएगी, जिसे एक एयर टर्बो रैमजेट इंजन का नाम दिया गया है। ये एक कंबाइंड साइकिल इंजन है जो कि टर्बोजेट और रैमजेट इंजन दोनों के एस्पेक्ट्स को मर्ज करता है। ये एक हाइब्रिड इंजन होने वाला है जिसमें एक टर्बोजेट को एक रैमजेट के अंदर लगाया गया होगा। जो टर्बोजेट कोर होगा वो एक डक्ट के अंदर माउंट किया गया होगा,
इस इंजन के साथ फ़ायदा ये होगा कि जब एक क्राफ्ट जिसमें टर्बोजेट इंजन लगा होगा तो तब जब उसने टेक ऑफ करना होगा तब उसका टर्बोजेट मोड काम करेगा, और जब उसने हाई स्पीड को अचीव करना होगा तब उसका रैमजेट मोड काम करना शुरू कर देगा। इस इंजन के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए बाईपास फ्लैप्स लगाई गई हैं। जब ये एयरक्राफ्ट लो स्पीड फ्लाइट पर होगा तब इसके कंट्रोलेबल फ्लैप्स बाईपास डक्ट को बंद कर देंगे और जो हवा एयरक्राफ्ट की तरफ आ रही होगी उससे फोर्स करेंगे कि वो टर्बोजेट के कंप्रेसर सेक्शन की तरफ जाए। लेकिन जब ये एयरक्राफ्ट हाई स्पीड फ्लाइट में होगा तब इसके जो फ्लैप्स हैं वो टर्बोजेट के अंदर जाने वाली हवा को ब्लॉक कर देंगे, और तब ये इंजन एक रैमजेट की तरह काम करना शुरू कर देगा और ये हाई स्पीड को अचीव कर सकेगा। अभी के जो रैमजेट इंजन हैं उनके साथ लिमिटेशन ये है कि इनको इस्तेमाल करने वाले एयरक्राफ्ट अपने आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। एक रैमजेट इंजन वाले व्हीकल को लॉन्च करने के लिए एक बूस्टर सेक्शन की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि जो अभी की हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो रैमजेट बेस्ड मिसाइल्स हैं, उनको लॉन्च करने के लिए उनके पिछले हिस्से में एक बूस्टर सेक्शन भी होता है जो कि इन मिसाइल्स को एक खास स्पीड के ऊपर लेकर जाता है, और उसके बाद ये सेक्शन काम करना बंद कर देता है और इन मिसाइल्स का रैमजेट इंजन सेक्शन काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि एक रैमजेट इंजन को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पीड चाहिए होती है और उसके बाद ही ये काम कर सकते हैं और हाई स्पीड को अचीव कर सकते हैं। इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए ऐसे हाइब्रिड इंजन्स के ऊपर काम किया जा रहा है जिनको कंबाइंड साइकिल इंजन कहा जा रहा है। लेकिन जैसा इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर क्लेम्स किए जा रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकेगा और ये आउटर स्पेस में भी काम कर सकेगा, तो उसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या रशिया ऐसी टेक्नोलॉजी को अचीव कर सकेगा या नहीं, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए और ऐसे काम को करने के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। क्योंकि इतनी हाई स्पीड के ऊपर एक क्राफ्ट का टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ जाएगा और ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि एक ह्यूमन पायलट ऐसी एनवायरनमेंट में एक क्राफ्ट को ऑपरेट कर सके। और उसके साथ ही आउटर स्पेस में किसी फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए भी खास टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जिसको डेवलप करने में रशिया को काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। यही कारण है कि इस एयरक्राफ्ट का अगर एक अनमैन्ड वेरिएंट बनाया जाता है तो वो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल हो। इसके साथ ही अगर इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो ये काफ़ी हद तक अचीवेबल है। क्योंकि रशिया की ऐसी हिस्ट्री रही है कि रशिया ने लेज़र वेपन सिस्टम के ऊपर बहुत लंबे समय से काम किया है और मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत लंबे समय से काम किया है, और वो अमेरिका द्वारा बनाए जाने वाले एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि रशिया ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस पर हो, और जो रशिया का सुखोई 57 एयरक्राफ्ट है उसके लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर ली गई हैं। रशिया का प्लान है कि जो उनका सुखोई 57 एयरक्राफ्ट है उसमें भी लेज़र वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए और ऐसे ही उसमें भी एक अनमैन्ड मोड का इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पर आपको बता दें कि रशिया के सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को कुछ हद तक अनमैन्ड मोड में टेस्ट भी कर लिया गया है। और ऐसे ही रशिया का जो कॉम्पिटिटर अमेरिका है उसने भी ऐसी लेज़र वेपन सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया है जो कि दूसरी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। तो ऐसा स्वाभाविक ही है कि रशिया भी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होगा। तो दोस्तों, अभी तक जो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी अवेलेबल थी उसके बारे में बताने की हमने आपको पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।